नमस्ते। जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। 24 घंटे पहले मनीष अंबाला की सरजमी पे चित्रा सरवारा का इंटरव्यू करते हुए पूछ रहा था कि एचपीएससी में घोटाला हो रहा है, एसडीएम के पोस्ट के लिए 3-3 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका इसके ऊपर। दूसरा सवाल उनसे ये पूछा गया था कि हरियाणा में बेरोजगारी का आंकड़ा डबल डिजिट में क्रॉस कर चुका है। नितांत अपना ये सफरनामा जारी है। बताना चाहेंगे आपको कि पूरे हरियाणा के विभिन्न अलग अलग जिलों में अलग अलग हमारी टीमें काम कर रही हैं और लोगों से मिल रही हैं, मुखातिब हो रही हैं और शिक्षा उन्नति तरक्की के ऊपर युवाओं का क्या भूमिका है, इसके ऊपर इंटरव्यू का सफरनामा जारी है। बताना चाहिए कि इस पेशकश में मैं कुरुक्षेत्र में हूँ। कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत, जितने भी जीटी रोड के बेल्ट हैं वहां पे एक तरीके से हवा है। हवा यह है कि 2 डिजिट में बेरोजगारी का आंकड़ा पिछले 2 सालों में क्रॉस किया है हरियाणा में, लेकिन पिछले 15 सालों से ये सिलसिला और फलसफा जारी है हरियाणा को छोड़कर पलायन करके विदेश जाने का। युवाओं में क्रेज है। अब दरअसल वो क्रेज है तो किस हद तक क्रेज है और उनका क्रेज उनके लिए कितना लाभकारी है और उनका क्रेज के चक्रों में उनको क्या हानियां उठानी पड़ती है, इन तमाम विषय के ऊपर आज चर्चा होगा। मैं इस वक्त कुरुक्षेत्र की पावन धरातल पे हूं। बताना चाहेंगे कि हमारे साथ नीरज मेहला साहब हैं, खुद का इमिग्रेशन सेंटर चलाते हैं, साथ ही साथ 10 सालों का तजुर्बा है, ऑस्ट्रेलिया रहकर आ चुके हैं भाई साहब लगभग। उसके बाद बताना चाहेंगे आपको कि अभी तक इन्होंने 50 से 60 लोगों के वीजा को अप्रूवल करवा करके उनको विदेश भेजने में, उनके सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। विनहरी साहब की टीम के अहम सदस्य हैं, उनके साथ टाई अप करके ये लोग काम करते हैं। बताना चाहेंगे आपको साथ ही साथ हरियाणा में, पंजाब में बहुत बड़ा नाम है, साथ ही साथ पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा नाम है। 15,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों को अभी तक वो विदेश भेज चुके हैं और उनके सपनों को साकार कर चुके हैं। हरियाणा में पहला ऐसा ब्रांच है जिनके साथ टाई अप करके सर काम कर रहे हैं। आज इनका हम स्वागत करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे लोग बाहर जाते हैं, क्या क्राइटेरिया होती है, विदेश जाने के बाद उनकी लाइफ को क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो जो सोच के साथ, जिस उम्मीदों के साथ बाहर के लिए पलायन करते हैं उसमें कितना सच्चाई होता है, कितना हकीकत होता है और इनका उनको कितना फायदा मिलता है। और हम लोग बहुत सी चीजों को सुनते आए हैं, इन तमाम चीजों के बारे में जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स और इम्पैक्ट डालते हैं इस विषय के ऊपर, तो इन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा होगी। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे ऑफिस आए आज। जी सर। अच्छा सर, एक्चुअली जब जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जैसे हम लोग एक 7th और 9th क्लास में थे सर, तो हम लोगों के अंदर भी एक पैशन था, खीरा था कि विदेश जाना है, विदेश जाना है। सबसे पहला सवाल यही है कि हरियाणा के युवाओं में ये क्रेज सबसे ज्यादा है और पंजाब में, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में। वो जो सपना देखते हैं, जो क्रेज है, वो कितना जायज है। वो अपने मुल्क को छोड़कर विदेश सेटल होना चाहते हैं, तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर। तो पहले तो पर्सनल राय मैं खुद ही देखता हूँ। जब मैं 10th 12th में पढ़ता था तो मेरा भी सपना था कि मैं बाहर जाऊँ, विदेश में सेटल हूँ। मैं गया भी, खुद भी 10 साल रह के भी आया ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद लगा कि वहाँ पे बहुत फायदा है, बच्चे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। PR भी हुआ है मेरे दोस्त को, सेटल भी है, बहुत अच्छा फ्यूचर है क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो उसके बाद मैंने सोचा कि बच्चों का सपना क्यों ना खुद ही साकार करूं, बच्चों की हेल्प करूं, उनको गाइड करूं। तो इसलिए मैंने एक ऑफिस स्टार्ट किया। तभी फिर मेरी विनय सर से मीटिंग हुई तो उनके साथ टाई अप करके तो हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। अगर पर्सनली या प्रोफेशनली देखें, दोनों का बहुत अच्छा फायदा है। बच्चे विदेश जाएं और सेटल हो, वो मेंटली लगा लो या फिजिकली लगा लो या पैसे के हिसाब से लगा लो, बहुत फायदा होता है। अच्छा सर, आप थोड़ा सा कुरुक्षेत्र में जो आपका ऑफिस है इसके बारे में, अपना ऑफिस का नाम और आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जब उन्होंने बताया कि इतने बच्चों को आप बाहर भेज चुके हैं वर्क परमिट या स्टडी वीजा के हिसाब से, जो कुछ भी हो, थोड़ा इसके बारे में डिटेल जानकारी दें हमारे दर्शकों को। ये हमारा ऑफिस एनवी इमिग्रेशन के नाम से है, सेक्टर 10 में, जो नए बस स्टैंड के बिल्कुल पास है, कुरुक्षेत्र में। हाँ जी। आप इसको गूगल पे सर्च एनवी इमिग्रेशन के नाम से भी कर सकते हो या विनय हरी ब्रांच इन कुरुक्षेत्र या विनय हरी ब्रांच इन हरियाणा, तो आपको इजीली मिल जाएगी। ये पहला ऐसा ब्रांच है सर? ये हरियाणा की पहली ऐसी ब्रांच है जो विनय सर ने यहाँ स्टार्ट की है। जी। अच्छा, पिछले कितने सालों से सर आपको काम कर रहे हैं? हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। 3 सालों से, और अब तक लगता है 50-60 बच्चों को आप लोग जो है बाहर भेजने का काम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह। हाँ जी। अच्छा सर, हमारा सबसे अहम सवाल अब यहाँ से करते हैं इंटरव्यू की शुरुआत, ज्वलनशील मुद्दों पे सवाल दागते हैं आपसे। एक तरीके से लोग इसको बोलते हैं कि एक कबूतरबाजी का धंधा है, तो इस पे आपका क्या राय है सर? इस बात में कितना दम है, और कहीं आपको तो ऐसा नहीं लगता कि 2-3 मछलियां हैं जो पूरे तालाब को गंदा करती हैं और लोग फिर शक की निगाहों से देखते हैं?
2-3 लोग ही होंगे ऐसे सर जो लोग मतलब फॉल्स काम, डुप्लीकेट काम करते होंगे, या फिर इस काम में और जो रियल जेन्युइन काम है, जैसे कि मैंने आपके बारे में डिटेल निकाला सर, पढ़ा, स्टडी किया, पता चला कि आपको खुद 10 साल का एक्सपीरियंस है सर, इतने बच्चों को आप लोग बाहर भेज चुके हैं, आपका सारा जेन्युइन काम है। तो एक तरफ तो ऐसे भी लोग हैं आप जैसे लोग, दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं जो लोगों को एक तरीके से ठगते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बाद में उनके पैसे भी चले जाते हैं, समय भी बर्बाद हो जाता है, और फिर वो जिस उम्मीद के साथ जिस किसी के साथ जुड़ते हैं उनका उम्मीद पूरा ना हो पाता हो। तो आप किस नज़र से देखते हैं सर? देखो, इस इंडस्ट्री को ये लगाए तो बहुत ही बदनाम इंडस्ट्री बोलते हैं। जी जी। पर्सनली जब मैंने ऑफिस स्टार्ट करने की तो मेरी फैमिली ने मना किया था कि नहीं, ये अच्छा बिजनेस नहीं है, लोग कबूतरबाजी करते हैं, ऐसे करते हैं। तो मैंने उनको बड़ा मुश्किल से समझा दिया कि ये इसमें भी फर्क होता है जी। एक होता है कबूतरबाजी, एक जेन्युइन तरीके से स्टडी वीजा पे अगर आप भेजते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये दोनों दो पहलू हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि एजेंट हो गया तो एक ही है, लेकिन दो तरह के होते हैं। वो कबूतरबाजी करते भी हैं, वो 10-20 हजार के लिए लोगों को ना गुमराह करते हैं। आपका वीजा लगवा देंगे, आपने जो गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, कॉलेज नहीं देखा, उनको बहका लेते हैं वो, आपको भेज देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनसे 10-20 लाख रुपए ले लेते हैं। हम डेली अखबार में पढ़ते ही हैं कि धोखेबाजी हुई, कबूतरबाजी में पकड़े गए, वो दंपति पकड़ा गया, वो ऐसे वो करते हैं। इंडस्ट्री में बहुत है, या कुरुक्षेत्र में भी बहुत है ऐसे। लेकिन ये दो चीजें हैं, इनको हम बिल्कुल भी अलग अलग हैं दोनों। और कीचड़ को साफ करने के लिए कुछ लोगों को तो उतरना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो है। जी जी। अच्छा सर, अब हमें थोड़ा सा बताइए, हमारा अगला सवाल आपसे ये है सर कि जो आइलेट्स होता है और पीटी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, इनकी क्या भूमिका होती है सर बाहर जाने के लिए? इनकी बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया हुआ है इंग्लिश चेक करने का। जी सर। इनके बिना आप इजीली वीजा नहीं ले सकते। कुछ एक कंट्रियां जो विदाउट आइल्स या पीटी देती हैं, लेकिन वो इंटरव्यू बेस है, इंटरव्यू लेते हैं पहले बच्चे का। लेकिन ये एक इजी वे है कि आप आइल्स पीटी कर लो, आपके पास एक सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट अप्रूव कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप इंग्लिश कंट्री में जा रहे हो, आपको इंग्लिश की जरूरत है। जी सर। तो अच्छा, हमारे रहती है साथ में। जी सर। हम एक बात और है सर इसी से रिलेटेड कि जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में सर मान लीजिए कि डिमांड है 6 आइलेट्स की बैंड की, और कुछ लोग सर 5.5 लेकर आते हैं, थोड़ा कम रहता है उससे, और कुछ लोग कहते हैं कि हम आपका फाइल लगवा देंगे, अप्रूव करवा देंगे और आप वहां पहुंच जाइएगा। तो ये अहम सवाल है सर जो तमाम विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है कि एक जो मानव दंड है सर, जो मतलब एक क्राइटेरिया को सेट किया गया है किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के थ्रू, या वो 6 बैंड हो या 7 बैंड हो, उससे थोड़ा सा बैंड उनका कम हो, और कोई बीच में ऐसी एजेंसियां कहती हैं कि हम आपको जी मेरे थ्रू आप अपना फाइल वीजा लगवाइए और हम आपको वहां पे पहुंचवा देंगे, तो क्या ये सही है या गलत है, या क्या कुछ ऐसा होता है? असल में ये बात बताऊं, ऐसा गवर्नमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स है कि आपके 6 बैंड है या 7 बैंड, आप तभी जा सकते हो। आप 5.5 पे भी जा सकते हैं, लेकिन वो देखी जाती है कि आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से होता है, ना कि गवर्नमेंट के हिसाब से। क्योंकि जो आइल्स पीटी मांगते हैं, पहले सबसे पहला स्टेप है कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज मांग रहे हैं। कुछ एक कॉलेज जैसे वो 5.5 पे एडमिशन दे रहे हैं, तो उसके लिए 6 की जरूरत है ही नहीं, आप 5.5 पे इजीली एडमिशन ले सकते हो। लेकिन एडमिशन ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया, वीजा आ गया, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट एम्बेसी में जाएंगे, एम्बेसी को अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट लगोगे अप्रूव कर देंगे, वरना रिफ्यूज हो जाएगा। जी सर। अच्छा, एक अहम बात सवाल ये उठ कर आता है सर इसमें कि लोग तो जैसे देखो आपने सर बिल्कुल आसानी और तसल्ली के साथ स्वीकार किया कि ये धंधा जो है वो उतना पाक साफ नहीं है, कुछ लोगों ने इसको धूमिल कर रखा है। डोंकी वीजा या इलीगल तरीके से लोग कहते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए और हम आपको बाहर भेज देंगे, तो इसी धंधे में होता है सर काम। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं सर कि दरअसल ऐसा होता क्या है, किस तरीके से होता है, और इसमें कितना दम है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि अगर आप विदेश जाते हो, गलत तरीके से पकड़े जाते हो तो क्या परिणाम होगा। क्योंकि ये वो चीजें हैं सर जो हिंदुस्तान के आम युवा, गांव छोटे कस्बों से आए हुए लोग सोचते हैं कि किसी भी तरीके से पैसा दे दूं और मैं एक बार बाहर चला जाऊं, तो और वो जैसे शॉर्टकट तरीका इसको बोलते हैं सर, अपनाते हैं वो शॉर्टकट तरीका, तो उनके लिए कितना खतरनाक है। क्योंकि आपसे बेहतर सर कोई नहीं बता सकता है, आप खुद 10 साल फॉरेन रहकर आ चुके हैं, आपने विदेश को भी देखा है, देश को भी देखा है, दोनों जगह के आपने डिफरेंसेस को भी महसूस किया है, तो थोड़ा आप स्टूडेंट्स को बताएं सर इसके बारे में। आपने जिस चीज का नाम पहले ही ले दिया कि डोंकी, डोंकी होता क्या है? जी सर। उसको वर्ड ही ऐसा रखा हुआ है कि नाम उसको सही तो हो ही नहीं सकता वो। जी सर।
तो इसलिए वो तो चीज बिल्कुल गलत है। वो गुमराह करते हैं एक बच्चों को। बहुत से बच्चे वापस भी आते हैं, अभी पीछे केस भी इतने हुए हैं, जेल में भी रह के आए हैं एजेंट कुछ इस चक्कर में। तो वो तो गलत, बहुत ही गलत वे है। अगर जेन्युइन वे से जाना है, स्टडी कर रखी है, प्रॉपर तरीके से स्टडी लो, एडमिशन लो, फिर एमएससी में अप्लाई करो। सबसे अच्छा वे है साफ सुथरा। एक नंबर में जाओगे, आपके पास वर्किंग राइट होते हैं, वहाँ पे काम भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, कल को वहाँ पे सेटल होने का भी ऑप्शन आपके पास। और अगर इलीगल तरीके से आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो इलीगल तो इलीगल है, वो तो वे है ही नहीं है, वो तो गलत है। जो गलत है वो तो गलत है। जी सर। अच्छा सर, जैसे कोई आईलेट्स में 6 या 7 बैंड लेकर के आता है और उसको फर्दर स्टडी के लिए बाहर जाना होता है और वो आपके संस्थान के साथ टाई अप करता है, आपसे मिलता है, जुड़ता है आपके साथ, तो फिर आप विद्यार्थियों की हेल्प किस तरीके से करते हैं सर? हम स्टूडेंट को जैसे पहले गाइड करते हैं। जी सर। कि आप पहले तो उनको गाइड करते हैं कि आप किस कंट्री के लिए अवेलेबल हो, आप कहाँ पे जा सकते हैं, एलिजिबल कहाँ के लिए है, और आप किस कंट्री में जा सकते हो। बच्चे पहले ही मन बना के आए होते हैं कि मैंने तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, मुझे वहाँ की चीजें बता दो कि मैं जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ। तो उनको हम गाइड करते हैं कि आप इस सिटी में, इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, आप एलिजिबल हो या ना हो। तो अगर वो डॉक्यूमेंट फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की, तो उनको गाइड कर देते हैं। उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, उनका एडमिशन लेते हैं, फिर एमएससी में फाइल चली जाती है। जी जी। अच्छा, एक अहम सवाल है सर, जैसे आपका कुरुक्षेत्र में ब्रांच है, बहुत शानदार ब्रांच है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। काफी सारे मतलब हमारे स्टूडेंट से बात हुई जिन्होंने कहा कि हम सर के साथ मिले, सर ने अच्छा से हमें इंटरेक्ट हमारे साथ हुए, उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया, कभी मिसगाइड नहीं किया। लेकिन इसी कुरुक्षेत्र में मैं देखता हूं सर कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसी फील्ड में ढेर सारे ब्रांच हैं, इंस्टीट्यूशन से जो ये काम करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं सर, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे ही खबरें आती रहती हैं कि फेक है, फ्रॉड है। अब उन लोगों का आपके फील्ड और आपके सेक्टर में होना और आपके फील्ड और आपके सेक्टर को डिस्टर्ब करना, उन लोगों के कारण लोगों का इस फील्ड से भरोसा और विश्वास उठता है। ये जो समस्याएं आती हैं, इसका आप लोगों पे असर क्या पड़ता है काम करने में? पड़ता है, लोगों को विश्वास होता ही नहीं है। पहले तो जब एजेंट का नाम आता है तो 50% तो घर से ही तैयार होकर आते हैं कि विश्वास नहीं करना। लेकिन हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है, पहले पैसे नहीं लेने जी। अगर वीजा अप्रूव होगा तो आपसे पैसे लेंगे, वरना 1 रुपया नहीं है, ना पहले ना रिफ्यूज होने के बाद। तो उसमें कस्टमर का एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, मेरे पैसे नहीं लग रहे। अगर बाई चांस चलो रिफ्यूज हो भी गया तो मेरा कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना पहले कुछ एडवांस दिया हुआ है। तो इस वजह से हमने विश्वास बनाया है बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ कि आपको पे कुछ नहीं करना पड़ रहा, ना पहले ना बाद में। अगर आपका वीजा अप्रूव होता है तो आप फीस पे कर रहे हो, वरना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पे करना पड़ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। अच्छा, हमारा अगला सवाल आपसे ये है सर कि हरियाणा में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 2 डिजिट में चला गया, मतलब 32% के आसपास युवा भी बेरोजगार है सर। 2016 में केंद्र सरकार ने यह आंकड़ा निकालना बंद कर दिया था कि हमारे देश में कितना युवा बेरोजगार है। इससे पहले हर साल आंकड़ा निकलता था, बट 2016 के बाद से आंकड़ा निकलना सर बंद हो गया क्योंकि सरकार की ऐसे बदनामी हो रही थी। अब हरियाणा में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जो कि सर डेवलपिंग स्टेट है और ये डेवलप स्टेट आता है उनकी तुलना में, और कल तक उन राज्यों के युवा ज्यादा बेरोजगार थे। अचानक पिछले 1.5-2 सालों में ऐसा चेंज आया सर कि वहां के युवा तो नौकरी कर रहे हैं, यहाँ के 32% युवा सर बेरोजगार है, और ये बहुत बड़ा चुनौती है, मुद्दा है हरियाणा में। अब जो युवा बेरोजगार है सर, उसमें से ये तमाम ज्यादातर युवा ये चाहते हैं कि जब हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो चलो कोई ना कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए कि एक बार में ही मोटा रकम, मोटा पैसा दे करके और विदेश जाया जाए और वहां भी जिंदगी को सेट किया जाए, सेटल किया जाए। तो आपको क्या लगता है सर कि कितना सही है? क्योंकि पहला बात तो ये है कि अगर युवा बेरोजगार है तो कोई ना कोई, मेरा ये मानना है सर कि उनके अंदर स्किल, टैलेंट की कमी होगी। अगर होता तो कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाता। अब कमी है, इस कमी को छुपाने के लिए मोटा पैसा खर्च करके विदेश जा रहे हैं, और वो तो और फॉरेन कंट्री में आप जा रहे हैं, वो इंडिया से ज्यादा डेवलप है। तो जब उस कंट्री में जाते हैं तो वहां पे उनको किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप उतने वेल क्वालिफाइड नहीं है, आपका लैंग्वेज उतना कमांड नहीं कि वहां पे कोई आपको टेक्निकल जॉब ऑफर हो। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पर युवा सोचते हैं कि चलो एक बार पैसा देके मैं बाहर चला गया, और जब वहां जाते हैं और अगर वो एक लेबर क्लास की जिंदगी जीते हैं तो उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर?
इसमें भी देखो दो तरह की कैटेगरी बनती है सर। जी सर। एक जो अनक्वालिफाइड है, एक बहुत अच्छे बच्चे जाते हैं जो क्वालिफाइड हैं, यहाँ पे भी अच्छी नौकरी कर सकते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो भी जाते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अच्छी जॉब भी करते हैं, जिनके पास स्किल है। दूसरा जो है लेबर, आपने लेबर की बात की, अनक्वालिफाइड है वो, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं है अगर कंपेयर टू इंडिया करें। अच्छा। क्योंकि उनको नौकरी यहाँ भी नहीं मिली, ऐसी स्किल उनके पास है नहीं। नॉर्मल उन्होंने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, उनको भी पता है नौकरी यहाँ पे मिलनी नहीं है। जी सर। उसके कंपेयर अगर वहाँ देखें, वो लेबर वर्क करके ना उनसे बेटर रहते हैं। अच्छा। कंपेयर टू यहाँ स्किल वर्कर से। अच्छा, वो बेटर रहते हैं वहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, मतलब इंडिया जो है सर, इंडिया के भारी संख्या में यूथ एक तरीके से माइग्रेट कर रहे हैं। इंडिया के बिजनेस टाइकून, एलीट क्लास के लोग इंडिया को छोड़कर माइग्रेट कर रहे हैं। आने वाले समय में सर, मैं इंटायर इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया पे क्या असर पड़ेगा अगर इतनी तेजी से इंडिया का युवा जो है वो माइग्रेट कर रहा है? मैंने तो सर लेबर क्लास की भी बात की आपसे, लेकिन अब एजुकेटेड क्लास की बात करते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हैं, गूगल वगैरह हैं सर, फ्लिपकार्ट, और आप इससे भी बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में अगर हम बात करें सर, तो उसके सीईओ वगैरह जो है वो इंडिया के ही हैं, एप्पल तक के। तो एक तो वो क्लास है सर जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे, इतने स्किल लोग हैं। दूसरे वो लोग भी हैं सर जो आप जैसे आपने बताया कि यहाँ के लेबर से वहाँ के जो लेबर की जिंदगी जीते हैं वो फार बेटर होता है। लेकिन ओवरऑल सर ये देखा जाए कि ये सभी लोग माइग्रेट कर रहे हैं, इसका असर इंडिया पे क्या पड़ेगा सर आने वाले समय में? इसका असर तो पड़ ही रहा है सर। अगर स्किल यहाँ से जा रही है तो फर्क तो पड़ेगा इंडस्ट्री पे। जी सर। क्योंकि अगर हम अखबार में भी पढ़ते हैं, या ये तो जेन्युइन आंकड़े भी हैं, यूएस का अगर बोले डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर सबसे ज्यादा इंडियन। जी सर। और अगर दूसरी कंट्रीज की भी बात करें, वहाँ पे भी स्किल लेवल बहुत बढ़ रहा है इंडियन का। कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, यूरोप में भी इंडिया के लोग माइग्रेट कर रहे हैं स्किल वाले। अच्छे, तो उसका इंडिया पे असर तो देखो बेशक पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से स्किल बाहर जाएगी, अच्छा टैलेंटेड बच्चा कोई बाहर जाएगा तो फर्क तो पड़ेगा ही कंट्री में। क्योंकि जो फायदा वो अपनी कंट्री का कर सकता था वो बाहर कर रहा है। जी जी। लेकिन कंपेयर उसको यहाँ पे स्ट्रगल इतना ज्यादा करना पड़ रहा है, उसको देख के वो सोचता है कि एक इजी मनी या इजी लाइफ मिल जाती है बाहर जाके। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे इतना समस्या, इतना कंपटीशन, इतना चुनौती आपस के लोगों में, मतलब कैसे है, किस तरह से है, आप इसको किस नजर से देखते हैं और क्यों इतना कंपटीशन है इंडिया में? सबसे ज्यादा कंपटीशन, क्या आपको भी पता, कंपटीशन की वजह सिर्फ एक ही है, यहाँ पे जनसंख्या, पॉपुलेशन। जी बिल्कुल सर, ये बात आपकी बिल्कुल न्याय है। ठीक है सर, चलते चलते आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके आप सीनियर हैं, गाइड रह चुके हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जिनका आपने मदद किया और जिनको आपने प्रॉपर गाइड किया और बाहर सेटल्ड हैं। आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम बाहर जाएं, विदेश जाएं, तो इन स्टूडेंट्स के लिए आप सर दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, मैं हमेशा से ही बोलता हूँ, सलाह लो सबकी, लेकिन काम वो करो जो अच्छी लगे। जी जी। हमारा नाम रखा हुआ है कंसल्टेंट, हमारा काम है सलाह देना। हम सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं। यहाँ पे कोई भी बच्चा आता है, चाहे वो कोई भी हो, हम उसको अच्छी सलाह देके भेजते हैं। मानना ना मानना उनकी बात है। अगर फ्यूचर में भी कोई बच्चा आता है, सलाह अच्छी देंगे, वो बाहर घूम के देख ले, एक बार पता कर ले सारे जिनको से, उनको जिनकी अच्छी सलाह लगती है, अच्छा काम लगता है, तभी करवाते हैं। आपको पता आज के टाइम में तो है नहीं कोई आया और काम करवा के चला गया। इस मार्केट में कम से कम 20 एजेंट बैठे हैं इस टाइम, सभी पे घूमते हैं। अब आया तो घूम के जाएगा ही। तो अच्छी सलाह वाले का काम आने में, मैंने बोलता है कि मेरे से ही काम करवाओ, लेकिन जिसकी अच्छी सलाह लगे, अच्छा काम लगे, उससे काम करवाओ। तो ये थे नीरज मेहरा साहब। आपको बताना चाहेंगे कि आपने इनके इंटरव्यू को सुना, इनको देखा, समझा, महसूस किया। यहाँ से एक सवाल निकल कर आता है सामने कि हिंदुस्तान में कितने ऐसे नेता, मंत्री, विधायक और अलग अलग तबकों के लोग हैं जिनके काम में ईमानदारी, निष्ठा, कर्मठता झलकती है। ये बात इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि कोई भी काम हो शिद्दत और ईमानदारी और लगन के साथ हो। लोग अपना जेब तो भरते ही भरते हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ लोगों को काम करना चाहिए कि जेब भरने का जो फलसफा और सिलसिला है, इसको दूसरे नंबर पे रख करके पहले नंबर पे प्रायोरिटी ये देनी चाहिए कि जो लोग हमारे पास आए हैं, कम से कम हम उनको सही गाइड करें, मिसगाइड न करें, ताकि उनका हमारे ऊपर भरोसा और विश्वास कायम हो सके। नीरज मेहला जैसे ये लोग हैं कुरुक्षेत्र में, जो आज भी इस बात के सबूत हैं कि ठीक है, तालाब का पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, लेकिन इसी पानी में कमल का फूल खिलता है। और ये वो लोग हैं जो विद्यार्थियों को आज भी सही तरीके से प्रॉपर गाइड कर रहे हैं और कमल का फूल खिलाने का काम कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों का आस्था, भरोसा, विश्वास बना रहे, टिका रहे। ऐसे ऐसे लोगों से मुखातिब होना बहुत ही फक्र और
उल्लास की बात होती है हर एक चैनल के लिए और मीडिया इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कैमरे के सामने बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं और विद्यार्थियों को सही और प्रॉपर गाइड करते हैं। इनके शब्दों में जान, शब्दों में शिष्टाचार और शब्दों में ईमानदारी का नमूना आप समझ चुके होंगे कि इन्होंने शुरुआत में ही कहा कि जो हमारा प्रोफेशन है वो गंदा है, लोगों को इस पे भरोसा और विश्वास नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जो इस बात पे टिके हुए हैं कि स्याह पूरी रात तेज हवा चलती रही फिर भी एक चिराग जलता रहा। तो ऐसे ऐसे लोगों के कारण चिराग जलते रहते हैं। तेज हवा आंधियां आएंगी जाएंगी, लेकिन अपने हिस्से का ये लोग चिराग जलाते हैं ताकि जहां पे है कम से कम वहां के इर्द गिर्द में रोशनी और उजाला फैला सके। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इनके जो ऑफिस का एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।